नमस्कार साथियों, एनएम क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो क्लासेस है उसके अंदर सबसे पहले अपन रीट की आज एक नए सिरे से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। रीट की क्लासेस के अंदर साइंस की क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं और जिससे आप उन क्लासेस को देखें, बार बार देखें और आपको इन क्लासेस से मेरा मानना यह है कि रीट के पेपर्स में काफ़ी फायदा होगा। देखिए, रीट की तैयारी जो साइंस मैथ बैकग्राउंड से कर रहे हैं उनको सबसे पहले एक काम ये करना है कि वो 2017 का पेपर देखें। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2017 में जो पेपर कराया, सबसे पहले आप उस पेपर को देखें और उसके बाद आप सिलेबस को साथ में रखें और उसके बाद एनालिसिस करें। तो क्योंकि आप सबको आगे चलकर लेवल 2 को पढ़ाना है, आपको 6, 7, 8 की क्लासेस लेनी है, तो आप ये तो मान के चलें कि आपको 6, 7, 8 की क्लासेस का तो अच्छी तरह से नॉलेज होना ही चाहिए। पिछली बार एग्जामिनर ने जो रीट 2017 के अंदर पेपर दिया, साइंस का पेपर दिया, तो कभी तो उसने कुछ क्वेश्चन 6, 7, 8 लेवल पर ही पूछ लिए। जैसे आप अगर देखेंगे 2017 का पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो सब जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। तो कभी उसने 6, 7, 8 लेवल का भी देखा और कभी जो सिलेबस के अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको 11th 12th के लेवल पर भी पूछ लिया। तो आपको क्या करना है, कोई भी जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं सबसे पहले आप उसका सिलेबस सामने रखें और उसके अंदर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको पहले 6, 7th 8th वहां तक पढ़ें और उसके बाद उन्हीं पॉइंट्स के लेवल को 9th 10th 11th और 12th तक ले जाए। जैसे सबसे पहले मैं आज बात करूं तो हमारे सिलेबस के अंदर उन्होंने एक तरीके से दैनिक जीवन में जो रसायन होती है वो चीज पूछी है। उन्होंने पहला पॉइंट दिया है आपको संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में बताना है। साथ ही साथ आपको रेशों की प्रॉपर्टी और प्लास्टिक की प्रॉपर्टी भी बतानी है। अब होने को आपको पता है हमें कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशों के बारे में पूछा गया है। अब जैसे जनरली पिछली बार जो क्वेश्चन आया उसको एक बार आप देखें, उसके बाद अपने आप आपको लगने लगेगा कि रीट की हमें तैयारी किस लेवल तक और कैसे करनी है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो पिछली बार आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन, कि जो कृत्रिम रेशा है डेक्रोन, उसको बनाने में कौन कौन से एकलक काम आते हैं। अब ये वाला जो टॉपिक्स है ये एक्चुअल में 6, 7, 8 की बुक में तो नहीं है कि 8th के अंदर, हाँ ये तो है डेक्रोन टेरिलीन एक तरह का पॉलिस्टर है, वो पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर का प्रकार है डेक्रोन टेरिलीन, ये बात तो है, लेकिन ये नहीं है कि डेक्रोन किस किस से मिलकर बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ सिलेबस तो 6, 7, 8 की बुक का है और उन्हीं टॉपिक्स को 11th और 12th के लेवल में भी पूछा जा सकता है। अगर वो टॉपिक्स 11th 12th के लेवल तक हैं तो वो जो टॉपिक्स हैं उनको आपको 11th और 12th की बुक में से भी एक बार देखना होगा। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें दिया गया क्वेश्चन जो अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे सबसे पहले मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं। सबसे पहले मैंने टॉपिक रेशा और अपमार्जक ले रहा हूं, सॉरी रेशा और साथ में मैं प्लास्टिक ले रहा हूं, साबुन अपमार्जक बाद में लेंगे। रेशे और प्लास्टिक्स के अंदर मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कम से कम आपको 50 से 60 क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके अंदर मैं छोटे से छोटा लेवल 6, 7, 8 की बुक का है वो भी लूंगा और उसी लेवल को वो अच्छे सिरे से कैसे पूछेगा वो भी मैं लूंगा। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है, हमें किस तरीके से छोटे लेवल पर पूछना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर हमसे छोटे लेवल पर ना पूछे, हो सकता है वो बड़े लेवल पर भी पूछ ले। जैसे मैंने आपको कहा पेनिसिलिन की खोज किसने की, अब ये कोई लेवल नहीं है लेकिन 6th की बुक में है, तो पिछली बार लेकिन डेक्रोन पूछा गया। अब जो ये डेक्रोन है ये एक्चुअल में 12th के अंदर जो चैप्टर है, 12th के अंदर जो भूलक वाला चैप्टर है, पॉलीमर वाला चैप्टर है, उसमें डेक्रोन के बारे में बताया हुआ है कि डेक्रोन क्या है, डेक्रोन पॉलिस्टर है। अब एक्चुअल में रीट में डेक्रोन पूछने का एक कारण था, वो आपसे ये भी जानना चाहता है कि आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आता है नहीं आता, क्योंकि उसने आपसे पूछा डेक्रोन। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि डेक्रोन तो पॉलिस्टर है। अब आप सब साइंस के स्टूडेंट हैं तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर एस्टर बॉन्ड होगा, तभी तो इसका नाम पॉलिस्टर रखा गया है। भाई डेक्रोन टेरिलीन क्या है, पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर रेशा है, पॉलिस्टर का टाइप है, डेक्रोन बोल लो टेरिलीन बोल लो।
लेकिन जो डेक्रोन है, टेरिलीन है, वो पॉलिस्टर है। अब वो आपको इतना पता होना चाहिए, पॉलिस्टर इसका मतलब बहुत सारे एस्टर हैं इसमें, तभी तो इसका नाम पॉलिस्टर है। अब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको ये भी पता है एस्टर कैसे बनता है। अगर किसी भी बच्चे को इतना भी थोड़ा सा आइडिया हो, एस्टर दो चीजों से बनता है। कोई भी जो एस्टर होता है या एस्टरीकरण की जो क्रिया होती है उसके अंदर, एस्टर या एस्टरीकरण की क्रिया के अंदर दो चीजें काम आती हैं। अब जो आपको पता है एस्टर या एस्टरीकरण प्रोसेस के अंदर दो चीजें, अल्कोहल और साथ में एसिड। अल्कोहल और एसिड जब रिएक्शन करते हैं, वाटर बाहर निकलता है। ये रिएक्शंस ऐसी है जिसमें अल्कोहल OH, सॉरी अल्कोहल H और एसिड अपना OH देगा और एस्टर बनता है। ये रिएक्शन एस्टरीकरण क्रिया कहलाती है। इसका मतलब यह है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या था, डेक्रोन बनाने में कौन कौन से एकलक काम आते हैं। तो आपके दिमाग में आना चाहिए डेक्रोन या टेरिलीन तो पॉलिस्टर है, इसका मतलब इसमें एस्टर बनाना है। और एस्टर बनाने के लिए दो चीजें चाहिए। एस्टर जो बनता है वो अल्कोहल और एसिड से बनता है। अल्कोहल और अम्ल जब रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनता है। अब इसके अंदर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको दिख रहा है जिसमें आपको दिखे कि नहीं साहब एक तो अल्कोहल आ रहा है और साथ में अम्ल आ रहा है, तब जाकर एस्टर बनेगा। तो देखें ध्यान से, पहला एथिलीन ग्लाइकॉल। अब आप सबको पता होगा एथिलीन ग्लाइकॉल, ये चीज एथिलीन है, दो OH लगा दे तो ग्लाइकॉल। ठीक है, ये तो क्लियर बात हो गई कि अल्कोहल तो है, अल्कोहल तो इसमें भी है, ग्लाइकॉल, अल्कोहल तो इसमें भी है, ग्लाइकॉल 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 ग्लाइकॉल। क्योंकि जो ग्लाइकॉल होता है वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, उसमें दो OH समूह है, इसीलिए मैंने इसे कहा ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। अब ये भी मैंने कहा डेक्रोन पॉलिस्टर है, इसमें दो चीजें काम आएंगी, एक अल्कोहल काम आएगा और एक एसिड काम आएगा। तो आप ध्यान से देखें, अल्कोहल तो चारों में है, लेकिन एसिड किसके अंदर है? पहला ऑप्शन नाइट्राइल है, दूसरा क्लोराइड है, चौथा नाइट्राइल है और तीसरा टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड। अब टरथैलिक एसिड आपको स्ट्रक्चर्स पर नहीं जाना, क्योंकि रीट के अंदर आपसे स्ट्रक्चर नहीं पूछी जाएगी। सीधी सी बात है, टरथैलिक एसिड में क्या होता है, बेंजीन उसके साथ दो COOH दोनों पैरा पोजीशन पे लगे होते हैं, इस चीज को बोला जाता है टरथैलिक एसिड। इन दोनों के अंदर रिएक्शंस होती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, इसीलिए इसे संघनन अभिक्रिया कहेंगे। और फाइनली एथिलीन ग्लाइकॉल और टरथैलिक एसिड से फाइनली पॉलिस्टर बनता है। तो कृत्रिम रेशा जो डेक्रोन है उसको बनाने के अंदर जो प्रयुक्त एकलक है वो एथिलीन ग्लाइकॉल और साथ में क्या है, टरथैलिक अम्ल है। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। तो मेरा उद्देश्य क्वेश्चंस की श्रृंखला स्टार्ट करने से पहले इतना सा है कि जब मैं किसी भी टॉपिक्स पर, साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब पर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप ये ना सोचें कि हमें छोटा लेवल, कई बार तो ऐसा आएगा बिल्कुल छोटा लेवल होगा और कई बार आपको लगेगा इसी पर ही बहुत अच्छा लेवल बन गया। तो हमें पिछली रीट 2017 के पेपर को स्टडी करते हुए उसी बेसिस पर हमको आगे स्टडी करनी है कि हमको रीट में किस तरह से तैयारी करनी है। तो अपन क्वेश्चंस की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। आज के जो भी 10 या 15 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लाया हूं वो थोड़े से आज 6, 7, 8 लेवल के हैं। फिर जो कल मैं लाऊंगा, परसों लाऊंगा, उसके अंदर लेवल में बढ़ाता चलूंगा और इसी संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा, जिसके अंदर आने वाली सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे मेरा मानना यह है कि अभी तक 6, 7, 8 के लेवल में जैसे पूछा जाता है बेकेलाइट, तो इस तरीके का क्वेश्चंस पूछने की संभावना कम होगी अब कि साहब जो ये हमारे स्विच बने होते हैं, ये जो स्विच बने होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो आप सबको पता होता है ये स्विच बेकेलाइट के बने हुए हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस, या जो बर्तनों के पीछे वाला जो पार्ट होता है, बर्तनों के पीछे जो प्लास्टिक लगी होती है जो आप खाना वाना बनाते हो, वो किसका है, तो वो बेकेलाइट है। सबको पता होगा बेकेलाइट ऊष्मा का भी कुचालक होता है और विद्युत का भी कुचालक होता है। प्लास्टिक से, प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। अब पिछले साल के एग्जामिनर के पेपर को देखते हुए मुझे ये लगता है अगर बेकेलाइट पूछा जाएगा तो वो ये पूछा जाएगा कि बेकेलाइट जो एक प्रकार का प्लास्टिक है वो उसके अंदर एकलक इकाइयां कौन कौन सी है। तो आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि बेकेलाइट में फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड काम आता है। इसी तरीके से नायलॉन 6,6 पूछा जा सकता है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड काम आते हैं।
तो आप पुराने पेपर्स को देखें और उसके बाद आप डिसाइड करें कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 6th 7th 8th क्लास के लेवल का है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, या मैं ये कहूं निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो आपको पता है प्राकृतिक रेशा का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा रेशा जो मुझे प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है, वो सब की सब रेशे किस में चले जाते हैं, प्राकृतिक रेशे में चले जाते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं आपसे कॉटन या कपास की, तो आप सबको पता है कि जो कॉटन है या कपास है, जो कॉटन सीड होता है उससे प्राप्त होता है, और आपको पता है कॉटन सीड या जो प्लांट है वो प्राकृतिक बहुलक कहलाएगा, क्योंकि हम कपास को किससे, प्लांट से प्राप्त कर रहे हैं। जूट है, जूट को प्लांट की स्टेम से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए भी जूट आपका प्राकृतिक रेशा कहलाएगा। एक कोयर और होता है COIR, कोयर एक्चुअल में क्या है, नारियल से प्राप्त होता है, वो भी एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है। अब ये जो रेशे हैं, जो मैं आपको एग्जांपल्स बोल रहा हूं, जैसे मैंने आपसे कहा कपास कहा, जैसे मैंने आपसे जूट कहा, मैंने आपसे कोयर कहा, इसी तरीके से मैं कहूं जैसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन क्या है आपको पता है, सबको शिप से प्राप्त होती है, तो वो एनिमल से प्राप्त हो रही है, इसीलिए वो भी एक प्राकृतिक रेशा है। मैं ऊन की बात करूं, इसके अलावा आप सबको पता है सिल्क, जिसको आप हिंदी में रेशम कहते हैं, सबको पता है रेशम मुझे रेशम कीट से प्राप्त होती है। रेशम कीट का जो कोकून है उससे प्राप्त होती है, इसीलिए वो भी सब प्राकृतिक रेशों में जाएंगे। तो क्वेश्चन यही पूछा गया। अब ये 8th लेवल पर है, क्योंकि टॉपिक आपका 8th क्लास का है, 8th क्लास की किताब में दे रखा है। क्या टॉपिक है, सीधी सी बात यह है, कृत्रिम रेशे, और साथ में प्लास्टिक है, और साथ में उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, पहला ऑप्शन बेकेलाइट। तो मैंने आपसे अभी अभी कहा बेकेलाइट एक प्लास्टिक होता है, बेकेलाइट्स को हम फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनाते हैं, तो ये तो लैब में बनाया जाता है, इसीलिए बेकेलाइट ऑप्शन तो हो नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन आपको पता है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, जो पाइप्स आते हैं वो पीवीसी के बने होते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये भी एक तरीके का क्या है, कृत्रिम बहुलक है, या मैं कहूं पीवीसी वाइनिल क्लोराइड से बनता है। नायलॉन भी आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि नायलॉन भी एक कृत्रिम बहुलक है। नायलॉन के अंदर जो है नायलॉन है वो भी एक कृत्रिम बहुलक है, इसको भी संश्लेषित किया गया है। नायलॉन अभी यहां बात आएगी तो बात आएगी, नायलॉन को कोल, वाटर और एयर से बनाया गया था, एक साथ ये दो जगह बनाया गया था। नाय का मतलब न्यूयॉर्क से है, लॉन का मतलब लंदन से है, इसीलिए जो नायलॉन है वो भी एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है। आपने पढ़ा भी होगा, अभी हम पढ़ेंगे नायलॉन 6 जो कैप्रोलैक्टम से बनेगा, नायलॉन 6 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड से बनेगा। और 8th क्लास में जो सिंपल जो प्रारंभ में 1931 में नायलॉन बनाया गया था, उसके अंदर 3 चीजें काम में ली गई थी, कोल, वाटर और एयर, इनकी मदद से बनाया गया था, इसीलिए यह भी एक कृत्रिम रेशा है। अब निम्न में से प्राकृतिक बहुलक कौन सा रह गया, अभी अभी मैंने कहा ऐसा कोई भी बहुलक जो आपको प्लांट और एनिमल से मिलता है वो बहुलक प्राकृतिक बहुलक है। जो आपका कॉटन है, जो आपका कपास है, वो कॉटन सीड से मिलता है, कॉटन के जो फ्रूट्स हैं, कॉटन सीड्स हैं, उनसे मिलता है, इसीलिए निम्न में प्राकृतिक बहुलक आपका कौन सा है, कपास है। अब ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है या निम्न में से प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, तो आपने फटाफट बता दिया कॉटन है, कपास है। ये क्वेश्चन का लेवल 8th क्लास का है। अब इसी क्वेश्चन को वो आपसे किस तरीके से पूछता है, क्योंकि 8th क्लास की बुक में लिखा हुआ है कि जो कपास होता है, जो कॉटन होता है, उसका मुख्य घटक सेलुलोज होता है। अब आप सबको पता है जितने भी हमारे रेशे हैं या जितनी भी प्लास्टिक्स होती हैं वो सब बहुलक होती हैं, वो छोटी छोटी 1 लाख इकाइयों से मिलकर बना होता है। कपास भी एक बहुलक है, कपास के अंदर जो मुख्यतः मिलता है वो सेलुलोज मिलता है। अब इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया, देखिए इसी क्वेश्चन को 11th 12th के लेवल पर कैसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो एक्चुअल में रेशो से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा चेंज किया गया। अभी अभी आप सबको पता है कपास, हमारे दिमाग में आया कॉटन। कपास जो है वो एक तरीके का हमें प्लांट से मिलता है, इसीलिए हमने इसे कह दिया प्राकृतिक रेशा है।
जो प्लांट और एनिमल से मिले वो प्राकृतिक रेशा है, जो लैब में बनाया जाए वो कृत्रिम रेशा है या मानव निर्मित रेशा है। अब आप सबको पता होता है कि जो कपास है वो सेलुलोज का बना होता है। कपास के अंदर मुख्यतः सेलुलोज पाया जाता है। कपास जो है वो मुख्यतः सेलुलोज, कपास में जो मुख्य घटक है या जो बहुलक है, कपास सेलुलोज का बना हुआ है। या मैं ये कहूं कि इसके अंदर जो बहुलक है वो कौन सा मिलता है? सेलुलोज मिलता है। अब जो सेलुलोज है वो ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बनता है। सीधी सी बात है, कपास सेलुलोज का बना हुआ है। कपास सेलुलोज नाम के बहुलक का बना हुआ है। और आप सबको पता होगा जो सेलुलोज है वो बहुलक है, और बहुलक है वो छोटी छोटी एकलक इकाइयों से मिलकर बनता है। अब जो सेलुलोज है वो ग्लूकोज से मिलकर बनता है। खूब सारी ग्लूकोज की इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं और वो सेलुलोज बना देती है। अब प्रश्न ये उठा कि ग्लूकोज भी कौन सा काम आएगा? एक्चुअल में ग्लूकोज, आपको पता होगा कि ग्लूकोज के अंदर एक साइक्लिक फॉर्म बन जाती है। ग्लूकोज जब साइक्लिक फॉर्म में बनता है तो उसका पहला नंबर का जो कार्बन होता है, जो पहले किरेल नहीं होता है, वो साइक्लिक रिंग बनाने के चक्कर में वो जो पहले नंबर का कार्बन होता है वो किरेल हो जाता है। और उसके कारण ग्लूकोज स्टीरियो दृष्टि से देखा जाए या त्रिविम विन्यास की दृष्टि से देखा जाए तो ग्लूकोज के अंदर दो फॉर्म होती हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक क्या होता है? बीटा डी ग्लूकोज होता है। तो सेलुलोज के अंदर क्लियर बात है ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ग्लूकोज के अंदर भी कौन सा ग्लूकोज काम आता है? तो आपको ध्यान रखना है, अल्फा ग्लूकोज नहीं काम में आता बल्कि बीटा ग्लूकोज काम में आता है। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन किसका? रेशो का। सीधी सी बात, 8th लेवल तक अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो वो आपसे कहना चाह रहा है कि साहब इनमें से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? आपने खटाक टिक किया कपास। इसी क्वेश्चन को 11th 12th लेवल पर चला गया तो आपसे पूछा कि जो कपास जो रेशा है वो मुख्यतः सेलुलोज का मिलकर बनता है। कपास सेलुलोज नाम के बहुलक से मिलकर बनता है। उसकी मुख्य एकलक इकाई क्या है? तो आप कहोगे सेलुलोज ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ग्लूकोज खूब सारे जुड़ते हैं तो सेलुलोज बन जाता है। अब दिमाग में आया कि ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में रहता है, पहले नंबर का जो कार्बन है वो दो फॉर्म में बदल गया, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अब प्रश्न ये उठा कि सेलुलोज के अंदर कौन सा ग्लूकोज काम आ रहा है? तो ध्यान रखें कौन सा ग्लूकोज काम आता है? बीटा ग्लूकोज काम आता है। अब जब ये एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो एकलक इकाइयों के जुड़ने के दो तरीके होंगे, आगे हम पढ़ेंगे। एक तो तरीका होगा रेखिक तरीका और एक तरीका होगा तिर्यकबद्ध तरीका। कहने का मतलब जैसे ये ग्लूकोज की इकाइयां हैं इस तरीके से जुड़ गई, तब तो आपने उसको कह दिया रेखिक। लेकिन मान लीजिए ग्लूकोज की ये इकाइयां हैं सपोज करो, और ये इस तरीके से जुड़ी, तो आप इनको कह दोगे तिर्यकबद्ध। तो क्या ध्यान रखना है? सेलुलोज ग्लूकोज से मिलकर बनता है। कौन से ग्लूकोज से मिलकर बनता है? बीटा ग्लूकोज से मिलकर बनता है। बीटा ग्लूकोज के जो अणु हैं वो रेखीय रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं। बीटा ग्लूकोज का रेखीय बहुलक है, बीटा ग्लूकोज का रेखीय बहुलक है। बीटा ग्लूकोज के अणु रेखीय रूप से जुड़ते हैं। और संघनन का मतलब क्या है? आगे हम पढ़ेंगे। बहुलीकरण की क्रिया दो तरह की होगी, एक तो योगात्मक अभिक्रिया होती है और एक संघनन होती है। संघनन का मतलब यह है जब दो ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ते हैं तो स्मॉल मॉलिक्यूल, वाटर जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, इसी चीज को संघनन कहा जाता है। तो बीटा ग्लूकोज का रेखीय संघनन होता है। तो ध्यान रखें, कितना अच्छा क्वेश्चन है, होने को रीट लेवल पर है लेकिन क्वेश्चन को उसी तरीके से अच्छे तरीके से पूछा गया। आपसे कहा गया इनमें से प्राकृतिक रेशा कौन सा है, आपने जल्दी से चुन लिया कपास। फिर आपसे पूछा गया कपास आपको पता है सेलुलोज से मिलकर बना होता है, कोशिका भित्ति भी सेलुलोज की बनी होती है, कपास सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है, सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। सेलुलोज ग्लूकोज से मिलकर बनता है। सेलुलोज बनाने के लिए ग्लूकोज की खूब सारी इकाइयां आपस में जुड़ती हैं। कौन सा ग्लूकोज जुड़ता है? बीटा ग्लूकोज जुड़ता है। उसका भी कैसा बहुलीकरण होता है? रेखिक रूप से जुड़ते हैं। योगात्मक होता है या संघनन होता है? संघनन बहुलकीकरण होता है। तो कहने का मतलब जो कपास है वो बीटा ग्लूकोज के रेखीय संघनन से बनता है। अगला क्वेश्चन है पहला पूर्ण रूप से। देखें ये 8th लेवल का क्वेश्चन है, दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। पहला संश्लेषित रेशा कौन सा है, और पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित
कृत्रिम रेशा कौन सा है? देखें शब्द को पढ़े, थोड़ा सा डाउट हो जाता है रेयॉन में और नायलॉन में। पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित पूछा है, जो कृत्रिम तरीके से बना हुआ रेशा है वो। इसका मतलब यह है अगर क्वेश्चन में पूछा जाता पहला संश्लेषित रेशा कौन सा है, तब तो आंसर करते रेयॉन। लेकिन उसने कहा पहला जो पूर्ण रूप से कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। कहने का मतलब उसके अंदर जो चीजें काम में ली गई हैं वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजें काम में नहीं ली गई हैं। जो रेयॉन है वैसे वास्तव में पहला जो रेशा है, वो पहला जो मानव निर्मित रेशा है या पहला जो कृत्रिम रेशा है वो रेयॉन होता है। लेकिन रेयॉन को क्या है, एक्चुअल में कास्ट की लुगदी को रासायनिक रूप से उपचारित किया जाता है, और कास्ट की लुगदी आपको पता है प्लांट से मिलती है। तो आप इसको पहला कृत्रिम रूप से, पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित कृत्रिम रेशा नहीं बोल सकते। यहां इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि वो पहला कृत्रिम रेशा है। पहला कृत्रिम रेशा का मतलब जो मैनमेड रेशा कौन सा है जो पहली बार बनाया गया, लेकिन वो पूर्ण रूप से कहने का मतलब यह है कि उसके अंदर पूर्ण रूप से जो भी चीजें ली गई वो प्लांट और एनिमल से नहीं ली गई, बल्कि आर्टिफिशियली चीजों को काम में लिया गया। तो जो सबसे पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित कृत्रिम रेशा है वो आपका नायलॉन है, वो आपका नायलॉन है। शुरू में नायलॉन को 1931 में बनाया गया था। दो देश न्यूयॉर्क और लंदन में बनाया गया था। शुरू में नायलॉन को बनाने के लिए वाटर, एयर और कोल, इन तीनों की मदद ली गई थी और नायलॉन नाम का सबसे पहला कृत्रिम रेशा बनाया गया था। इसके अंदर प्लांट और एनिमल्स को यूज नहीं किया गया था। तो नायलॉन पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित कृत्रिम रेशा है। अगर यही क्वेश्चन ऐसा आता है पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है, आपको ऑप्शन में दिया नायलॉन, आपको ऑप्शन में दिया पॉलिस्टर, आपको ऑप्शन में दिया रेयॉन, आपको ऑप्शन में दिया कपास। अब क्वेश्चन के अंदर उसने कहा पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है। उसने क्वेश्चन में यह नहीं कहा कि पूर्ण रूप से कृत्रिम तरीके से जो बनाया गया है, उसने कहा पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है। तो सबसे पहले एक्चुअल में जो रेशा बनाया गया था, सबसे पहले रेशा चीन के अंदर बनाया गया था और वो रेयॉन बनाया गया था। उसके जो गुणधर्म है वो रेशम जैसे मिलते थे, इसके जो गुणधर्म है वो रेशम जैसे मिलते हैं, इसीलिए रेयॉन को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। इसमें कास्ट लुगदी को रसायनों के द्वारा उपचारित किया जाता है और उसके बाद रेयॉन बनाया जाता है। इसके जो गुणधर्म है वो सिल्क से मिलते जुलते हैं, इसीलिए इसको कृत्रिम रेशा या रेयॉन को कृत्रिम रेशा कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है, तब तो आंसर किया जाएगा रेयॉन। और वो आपसे कहे कि पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित कृत्रिम रेशा कौन सा है, तो फिर आप आंसर कहेंगे नायलॉन। आपको पता है नायलॉन संश्लेषित रेशा है, मानव निर्मित रेशा है, पॉलिस्टर मानव निर्मित रेशा है, रेयॉन मानव निर्मित रेशा है, लेकिन जो कपास है वो प्राकृतिक रेशा है, प्रकृति ने दिया है, पादपों से प्राप्त किया जाने वाला रेशा है। ग्लूकोज की इकाइयां एक दूसरे से जुड़ती हैं। अभी अभी बताया था जो बीटा ग्लूकोज है उसका बहुलक, बीटा ग्लूकोज का जो रेखीय संघनन है उसका बहुलक है सेलुलोज, और कपास सेलुलोज से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी बताया था नायलॉन को पहली बार कब बनाया गया, तो मैंने अभी आपसे कहा नायलॉन को पहली बार 1931 में बनाया गया और पहला कृत्रिम पूर्ण रूप से संश्लेषित कृत्रिम रेशा अगर एग्जामिनर पूछता है तो आपको हो गए नायलॉन। ध्यान रखें नायलॉन 6 अलग है, नायलॉन 6 अलग है, और यहां नायलॉन ये न्यूयॉर्क और लंदन में बनाया गया नायलॉन है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 8th क्लास की बुक में दिया हुआ है, इसीलिए मैंने 8th क्लास की बुक्स को भी देखा, 11th 12th की बुक को भी देखा और उसके बाद इस क्वेश्चन को लिया है। जहां मैंने कहा रेशे और प्लास्टिक जो भी टॉपिक्स मैं साइंस के लूंगा उनको 6th 7th 8th की बुक प्लस 9th 10th 11th 12th चारों की बुक्स, उनमें जो टॉपिक 8th तक बनेगा 8th तक तो लेना ही है, लेकिन अगर उसका कोई भी बिंदु 12th तक जा रहा है तो फिर मैं उसको 12th तक भी डिस्कस करूंगा। अभी मेरा क्वेश्चंस का लेवल मैंने आपसे कहा छोटा है, बाद में यही लेवल धीरे धीरे मैं आकर के बढ़ाऊंगा और आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत लेवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस लेवल तक मैंने आपसे कहा डेक्रोन पूछा पॉलिस्टर, अब वो एक्चुअल में 6th 7th 8th की बुक का नहीं है, वो 12th की बुक का है, बहुलक का है, डेक्रोन में क्या क्या यूनिट्स हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा नायलॉन 6 में क्या है, बैकेलाइट में क्या है, मेलामीन में क्या है, हम पढ़ेंगे मेलामीन भी पढ़ेंगे आगे, तो आपको एक एक चीजें आनी चाहिए। कोकून से
जो आप सबको पता है रेशम का कीड़ा, उसमें कोकून, उस कोकून से जो हम रेशे निकालते हैं, कोकून से सिल्क निकालते हैं या कोकून से जो रेशम निकालते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रोसेस को रीलिंग कहते हैं। ये 8th क्लास की बुक में है। 6th 7th की बुक को भी थोड़ा सा देखें, क्योंकि फाइबर है तो फाइबर है वो किसी से भी आ सकता है। तो 6th 7th 8th की बुक में दे रखा है ये पॉइंट कि जो कोकून है उसे जो रेशे निकालते हैं ना अपन, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, उस प्रोसेस को रील से याद रखना है, रीलिंग बोलते हैं। रीलिंग करना, रीलिंग करना। अगला क्वेश्चन, अभी अभी मैंने आपसे कहा कि जो कपास है उसमें सेलुलोज है। सेलुलोज आप सबको पता है कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज जो बहुलक है वो एक तरह का पॉलीसैकेराइड होता है। सेलुलोज के अंदर बहुत सारी ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज की यूनिट्स जुड़ती हैं, लीनियर रूप से जुड़ती हैं और वो कपास का निर्माण करती हैं, सेलुलोज का निर्माण करती हैं। अब आपसे पूछा गया जो प्राकृतिक रेशम है, प्राकृतिक रेशम का मतलब अभी भी मैंने कहा जो रेशम का कीट है उससे जो हमको रेशम प्राप्त हो रही है रीलिंग प्रोसेस से, वो क्या है? उस रेशम में क्या है? जैसे आपने कहा कपास, आपने कहा कपास प्राकृतिक रेशा है, कपास कार्बोहाइड्रेट है। कपास का जो मुख्य घटक है वो कार्बोहाइड्रेट है। कपास मुख्यतः सेलुलोज से बना। इसी तरीके से उसने मुझसे पूछा गया जो सिल्क है, सिल्क प्राकृतिक सिल्क जिसे आप कह रहे हो रेशम, उसका मुख्य घटक क्या है? आपने कहा कि कपास का मुख्य घटक तो सेलुलोज। ऐसे ही हमने पढ़ा कि जो आपका सिल्क है, सिल्क जो आप कह रहे हो रेशम है, हमें रेशम के कीड़े से जो मिल रहा है प्राकृतिक रेशम, रीलिंग प्रोसेस, वो रेशम किसका बना होता है? तो ध्यान रखेंगे जो सिल्क या रेशम है इसका जो मुख्य घटक है, यानी इसके अंदर जो मुख्यतः मिलता है वो प्रोटीन में, प्रोटीन। और प्रोटीन भी कौन सा? फाइब्रोइन प्रोटीन, फाइब्रोइन प्रोटीन, फाइब्रोइन प्रोटीन, फाइब्रोइन प्रोटीन मिलता। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया कि जो प्राकृतिक रेशम है वो है, अब आप सबको पता है कि जो रेशा है वो प्रोटीन का बना है और पता होगा प्रोटीन के अंदर क्या है, प्रोटीन्स में एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं और जब एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड लिंकेज बनता है। तो इसी बेसिस पे आंसर क्या जाएगा? पॉलीपेप्टाइड जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन्स हैं वो एमिनो अम्ल है। हमें पता है कि जितने भी रेशे हैं ये बहुलक हैं। एक एमिनो अम्ल है, दूसरा एमिनो अम्ल है, ये तीसरा एमिनो अम्ल। जब एमिनो अम्ल आपस में रिएक्शन करेंगे, एक पार्ट एमिनो और दूसरे का अम्ल वाला पार्ट रिएक्शन करेगा, तो ध्यान रखें इसी चीज से एक बात और ध्यान रखें, ये तो एमीन पार्ट है और ये पार्ट अम्ल पार्ट है। जब भी एमीन और अम्ल आपस में रिएक्शन करेंगे वाटर बाहर निकला और जो ये लिंकेज बनता है इस लिंकेज को आपको पता है एमाइड लिंकेज। एक बार मैं वापस आपको समझाता हूं। जो रेशम होता है, जो आपको रेशम के कीट से मिलता है जो रेशम, वो रेशम में जो मुख्य घटक है यानी वो जो रेशम है वो एक्चुअल में प्रोटीन का मुख्य रूप से बना होता है। प्रोटीन के अंदर भी जो प्रोटीन का जो टाइप है वो फाइब्रोइन नाम का प्रोटीन होता है। अब आप सबको पता है कि जैसे सेलुलोज ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं, ऐसी प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। एक एमिनो अम्ल, दूसरे एमिनो अम्ल और तीसरे एमिनो अम्ल, ये एमिनो अम्ल इस एमिनो अम्ल से जब रिएक्शन करेगा तो इस एमिनो अम्ल का एमीन पार्ट और इस एमिनो अम्ल का अम्ल वाला पार्ट आपस में रिएक्शन करेंगे, वाटर बाहर निकलेगा और सीधी सी बात है क्या बनेगा? इस चीज को कहते हैं एमाइड बॉन्ड बनेगा, एमाइड। अब एमाइड बॉन्ड बनेगा, इसी चीज को हम आगे नायलॉन 6 में कहेंगे कि नायलॉन 6 क्या है, तो मैं कहूंगा पॉलीएमाइड होता है। यहां इस चीज को पेप्टाइड लिंकेज कहा गया है। तो एमिनो अम्ल आपस में जिस लिंकिंग से जुड़ते हैं उस लिंकिंग को आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं। तो प्राकृतिक रेशम किसका उदाहरण है?
सीधी सी बात है, आंसर क्या जाएगा, पॉलीपेप्टाइड है, क्योंकि आपको पता है रेशम प्रोटीन है, फाइब्रोइन प्रोटीन है, प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बने हैं, और एमिनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो लिंकेज होता है उसे हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, और इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड है, इसका मतलब प्रोटीन्स है। अगला क्वेश्चन, वो रेशा जो काष्ठ की लुगदी के रासायनिक उपचार से बनता है, अभी अभी मैंने आपसे कहा था वुड पल्प ली जाती है, उसका केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। 12th की बुक के अंदर इसका केमिकल ट्रीटमेंट भी है, H2SO4, NaOH, इन सबको यूज किया जाता है, लेकिन उस पर क्वेश्चन बनने की संभावना कम होती है। सीधी सी बात आपको ध्यान रखनी है, जो वुड पल्प है उसको केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका रासायनिक उपचार किया जाता है, और जो सबसे पहला मानव निर्मित रेशा जो बना वो रेयॉन बना, और उस रेयॉन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रेशम जैसी मिलती हैं, इसीलिए इसको कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। तो ध्यान रखें, रेयॉन, रेयॉन का दूसरा नाम आर्टिफिशियल सिल्क है, सिल्क जैसे गुणधर्म है इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा है। रेयॉन कृत्रिम रेशा है जो वुड पल्प को केमिकल ट्रीटमेंट से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैंने वापस दिया, कृत्रिम रेशम है, आर्टिफिशियल सिल्क कौन सी है, यानी जो सिल्क जैसी हो लेकिन रेशम आर्टिफिशियल रूप से बनाया गया हो। तो नायलॉन 6 तो नहीं है, अभी आप पढ़ोगे, ये कैप्रोलैक्टम से बनता है नायलॉन 6। रेयॉन अभी अभी मैंने कहा कृत्रिम रेशम होता है, रेयॉन को काष्ठ लुगदी का केमिकल ट्रीटमेंट करके बनाया जाता है, और इसी चीज को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। नायलॉन 6 आगे पढ़ेंगे हम, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से मिलकर बनता है, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे बहुत सारे एमाइड बॉन्ड बनते हैं, इसीलिए ये पॉलीएमाइड्स होता है। देखें, मैं आपसे वापस से कह रहा हूं, आप ये ना सोचें कि सर ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये 6, 7, 8 का लेवल है, वो भी आपको लेके चलना। कई बार ऐसा क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हम सिली मिस्टेक कर जाते हैं, और फिर हम बाहर आके देखते हैं अरे यार इसमें तो कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए आप ये सोच के चलें, जब मैं आपको हर टॉपिक पे काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसका लेवल 0 भी होगा और ऊंचा भी होगा। अगर 0 होगा तो यहां पे क्यों है, इस लेवल को समझ जाएं, क्योंकि आपको लेवल 2 पढ़ाना है, तो हो सकता है एग्जामिनर 6, 7, 8 की बुक से भी उठा दे, और हो सकता है उसी चीज को अच्छे लेवल पर भी उठा दे। तो मैं आपको दोनों चीजें लेके चल रहा हूं, आपके चक्कर में मुझे भी पहली बार 6, 7, 8 की बुक पढ़नी पड़ रही है, चिंता नहीं करें। निम्न में से कौन से पदार्थ ऐसे हैं, ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें 2 रेशे हैं? सबसे पहला ऑप्शन जूट दिया। अभी भी मैंने आपसे कहा कि जो जूट है वो प्लांट से मिलता है, एक प्राकृतिक रेशा है, प्लांट का जो स्टेम होता है उससे जूट बनाया जाता है, जूट प्राकृतिक रेशा है। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर इसने यहां मुझसे कहा है 2 रेशों का, हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पूछे, जिसमें 2 फाइबर है, जिसमें 2 फाइबर है, 2 फाइबर, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, जिसमें 2 रेशे आपने मिलाए, 2 फाइबर आपने मिलाए, तो जूट में तो जूट ही है, पॉलिस्टर में पॉलिस्टर है। नायलॉन जो पॉलीवुल है, नायलॉन तो खुद ही रेशा है भाई, नायलॉन एक रेशा है, पॉलिस्टर एक रेशा है, जूट एक रेशा है। उसने कहा कि वो कौन सा मटेरियल है जिसमें 2 रेशे मिलाए गए हैं, तो एक्चुअल में इसका आंसर है पॉलीवुल। पॉली का मतलब तो पॉलिस्टर से है और वुल का मतलब ऊन से है, तो पॉलिस्टर और ऊन, उन दोनों के फाइबर्स को मिलाया गया है, इसीलिए इसका आंसर पॉलीवुल 8th क्लास में दिया गया है। पॉलिस्टर और वुल यानी ऊन, तो ऊन आपको पता है प्राकृतिक रेशा है, पॉलिस्टर कृत्रिम रेशा है, तो पॉलिस्टर और ऊन दोनों को मिलाकर पॉलीवुल बनाया जाता है, पॉलीवुल बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वो कौन सा कृत्रिम रेशा है जो ऊन जैसा है, जो ऊन जैसा? सबसे पहले रेयॉन, तो रेयॉन तो हमने कहा ये तो सिल्क जैसा है, कृत्रिम सिल्क है। रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क है, कृत्रिम सिल्क है, रेयॉन प्राकृतिक, रेयॉन कृत्रिम रेशा है। अब ये भी कहा टेरिलीन या डैक्रॉन, आगे पढ़ेंगे, टेरिलीन डैक्रॉन पॉलिस्टर होते हैं। अभी बताया कोई भी एस्टर अगर आपको बनाना है तो 2 चीजें जरूर काम आएंगी उसमें, एक अल्कोहल होगा और एक अम्ल होगा। अल्कोहल और अम्ल आपस में रिएक्शन करके एस्टर बनाएंगे। एमीन और अम्ल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो एमाइड बनता है, नायलॉन। और चौथा ऑप्शन है एक्राइलिक।
तो जनरली अगर आप कपड़ों को देखेंगे, जो आजकल सर्दियां चल रही हैं, तो उन कपड़ों के अंदर जो लगी हुई आती है स्लिप, तो उसके अंदर आप देखना लिखा हुआ होगा, इसमें वुल भी है और साथ में लिखा होगा एक्राइलिक भी है। एक्राइलिक एक कृत्रिम रेशा है, एक्राइलिक भी कृत्रिम रेशा है, जैसे रेयॉन कृत्रिम रेशा है, टेरिलीन, डेक्रॉन, पॉलिस्टर कृत्रिम रेशा है, नायलॉन भी कृत्रिम रेशा है। उसी तरीके से जो आपका एक्राइलिक या एक्रिलिक है, ये भी आर्टिफिशियल फाइबर है, कृत्रिम रेशा है। और जो एक्रिलिक है इसकी प्रॉपर्टीज ऊन जैसी है, ये ऊन जैसा रिसेंबल है, इसीलिए जनरली हमारे जो सर्दियों के कपड़े होते हैं उनमें ऊन तो मिली आती ही है, वूल तो होती ही है, और साथ में एक्रिलिक भी मिला हुआ होता है, एक्राइलिक भी मिला हुआ होता है। तो एक्राइलिक एक ऐसा कृत्रिम रेशा है जिसके अंदर जो अपनी प्रॉपर्टी ऊन जैसी दिखाता है। देखिए अपने दिमाग में वापस ध्यान रख लें, दो तरह के रेशा, एक प्राकृतिक रेशा है और एक कृत्रिम रेशा है। प्राकृतिक रेशे वो रेशे हैं जो आपको प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। प्लांट से आपको पता है कॉटन मिला, प्राकृतिक रेशा है। आपको पता है जूट मिली, प्राकृतिक रेशा है। कोयर, COIR, कोयर, ये एक्चुअल में नारियल से मिलता है, ये आपका प्राकृतिक रेशा है। एनिमल की बात करें तो अभी भी मैंने कहा, आप सबको पता, ऊन, जिसे वुल बोलते हैं, ऊन अपन को शिप से मिलती है, प्राकृतिक रेशा है। हमने आपसे कहा सिल्क, अभी भी कहा सिल्क, आपको पता है सिल्क सिल्कवर्म से मिलती है, वो भी प्राकृतिक रेशा है। कृत्रिम रेशे जो आपके कोर्स में है, पहला दे रखा है रेयॉन, दूसरा दे रखा है नायलॉन, तीसरा आपके दे रखा है टेरिलीन, डेक्रॉन, पॉलिस्टर, और चौथा आपके कोर्स में कृत्रिम रेशा दे रखा है एक्राइलिक। ध्यान रखें ये 4 रेशे आपके कोर्स में है। वापस रिपीट कर देता हूं, संश्लेषित रेशों में रेयॉन है, टेरिलीन है, नायलॉन है और एक्राइलिक है। रेयॉन सबसे पहले मैं बता दूं, रेयॉन जो है, रेयॉन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिल्क जैसी है, इसीलिए इसको कृत्रिम रेशम कहा गया है। रेयॉन कास्ट की लुगदी के केमिकल ट्रीटमेंट्स के द्वारा बनाया जाता है। टेरिलीन, डेक्रॉन एक तरह के पॉलिस्टर है। नायलॉन सबसे पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित कृत्रिम रेशा है। एक्राइलिक, ये जो एक्राइलिक है इसकी प्रॉपर्टी ऊन जैसी होती है। वही क्वेश्चन, नायलॉन बनाने में कौन कौन सी चीज काम में ली गई? पहला ऑप्शन कास्ट लुगदी, हमारे दिमाग में आना चाहिए, नहीं, कास्ट लुगदी का तो केमिकल ट्रीटमेंट किया तो रेयॉन बनाया था हमने, ये तो हो नहीं सकता। सेल्लोस तो है नहीं, सेल्लोस तो कपास में मिलता है, पढ़ा था। बीटा जो ग्लूकोज है वो रेखीय संघनन बहुलक है। कोल, वाटर और एयर, इन तीनों की मदद से सबसे पहले क्या बनाया गया था? नायलॉन बनाया गया था, न्यूयॉर्क और लंदन में। नाई यानी न्यू और लॉन यानी लंदन। अगला क्वेश्चन, नायलॉन 66 का मुख्य घटक क्या है? अब जो नायलॉन 66 है इसका मुख्य घटक क्या है, अपने दिमाग में रखें। पहला ऑप्शन है एडिपिकम और हेक्सामेथिलीन डायमीन। एडिपिकम, एडीपिक अम्ल में 6 कार्बन है। हेक्सामेथिलीन डायमीन में भी 6 कार्बन, इसीलिए कहा गया नायलॉन 66। एसिड और एमीन जब रिएक्शन करते हैं तो अभी भी मैंने कहा एमाइड बनता है, इसीलिए जो नायलॉन 66 है वो पॉलीएमाइड है। तो नायलॉन 66 के अंदर 2 चीजें हैं, याद रखें, एडिपिक एसिड है और हेक्सामेथिलीन डायमीन है। इसके अंदर 2 एकलक इकाइयां हैं और इनसे नायलॉन 66 बनता है। कैप्रोलैक्टम पूछा गया, ये वाला जो एग्जांपल है सेकंड ग्रेड में पूछा गया कि जो नायलॉन 6 है वो किससे बनता है, तो नायलॉन 6 केवल कैप्रोलैक्टम से बनता है, लेकिन नायलॉन 66 हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड से बनता है। एथिलीन ग्लाइकॉल और टरथेलिक एसिड, पिछली बार आपसे रीट 2017 में पूछा गया था। एथिलीन ग्लाइकॉल और टरथेलिक एसिड, अभी अभी बताया था, एल्कोहल और एसिड जब भी रिएक्शन करते हैं अपने दिमाग में रखें, एल्कोहल और एसिड जब रिएक्शन करते हैं तब तो बनता है एस्टर, और एमीन, एल्कोहल की जगह एमीन और एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो बनता है एमाइड।
जो आपका नायलॉन 66 है वो पॉलीएमाइड है, क्योंकि एसिड और एमीन रिएक्शन करेंगे। तो ध्यान रखें, नायलॉन 66 पॉलीएमाइड है, और एथिलीन ग्लाइकॉल और टरथेलिक एसिड जब रिएक्शन करेंगे तो एस्टर बनेगा। ये आपका पॉलिस्टर के अंदर एथिलीन ग्लाइकॉल और टरथेलिक एसिड है, और जो आपका बेकेलाइट है उसके अंदर फिनॉल के साथ क्या मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। 12th की बुक में ना होके 8th की बुक में है, प्रॉपर्टीज पूछी हैं। जो पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर, अभी अभी मैंने कहा पॉलिस्टर को टेरिलीन या डेक्रोन कहते हैं, और टेरिलीन जो डेक्रोन है उनमें दो चीजें होंगी। एस्टर जब भी आ जाए तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, एक तो अल्कोहल होगा और एक अम्ल होगा, तो एथिलीन ग्लाइकॉल और टरथेलिक अम्ल है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर की विशेषता ये होती है कि इसकी जो कपड़े होते हैं उनमें आसानी से सलवटें नहीं पड़ती। टेफ्लॉन क्या चीज है, इसके बारे में मैं कल क्लास में डालूंगा, वैसे भी आपको पता होगा, पूछा जाता है टेफ्लॉन। टेट्राफ्लोरो जो एथिलीन है, कहने का मतलब पहले मैंने बनाया एथिलीन, एथीन को ही एथिलीन कहते हैं, इसके हाइड्रोजन को हटा के फ्लोरीन लगा दिया, दैट इज टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये जब बहुत सारी टेट्राफ्लोरोएथिलीन आपस में जुड़ जाएंगी तो पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन बनेगा, उसी चीज को टेफ्लॉन कहते हैं। और आपको पता है टेफ्लॉन का जो उपयोग है वो न चिपकने वाले जो भोजन बनाने वाले पात्रों के निर्माण में, जो आजकल नॉन स्टिकी जो बर्तन आते हैं वो सबको पता है टेफ्लॉन के बने होते हैं। अभी अभी बताया रेयॉन कास्ट लुगदी का उपयोग करके बनाया गया है। और जो नायलॉन है, नायलॉन की बात करें, जो नायलॉन के फाइबर्स होते हैं उनमें इलास्टिसिटी होती है और इतने मजबूत होते हैं वो कि चट्टानों के ऊपर जो रस्सी, चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्सी बनती है, और जो पैरासूट्स हैं वो भी किसके बनते हैं, नायलॉन के बनते हैं। पैरासूट और चट्टानों के ऊपर जो चढ़ते हैं तो उस समय जो रस्सी का निर्माण होता है उसके लिए कौन सा फाइबर काम में लेते हैं, नायलॉन। अभी भी मैंने आपसे कहा, वही क्वेश्चन आ गया, इनमें से वो कौन सा रेशा है जो पॉलीएमाइड, कहने का मतलब पॉली, पॉली मतलब बहुत सारे, एमाइड जिसमें बहुत सारे एमाइड बॉन्ड हैं, जिसमें बहुत सारे एमाइड लिंकेज हैं, वो कौन सा है, ऐसा कौन सा रेशा है जो पॉलीएमाइड है। पहला ऑप्शन डेक्रोन, डेक्रोन तो अभी अभी कहा, डेक्रोन पॉलीएमाइड नहीं, डेक्रोन तो पॉलिस्टर है। रेयोन, रेयोन हमने पढ़ा अभी अभी, रेयोन तो कृत्रिम सिल्क है। आर्लॉन कल बढ़ाऊंगा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल को आर्लॉन कहते हैं, ये तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल होता है। और अभी अभी बताया जो नायलॉन है वो पॉलीएमाइड होता है, नायलॉन 66 पॉलीएमाइड है। इसके अंदर दो चीजें हैं, यहाँ नायलॉन 66 है, इसमें दो चीजें हैं, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड, और पॉलीएमाइड होता है। नायलॉन के बारे में बात की जाए, पहला कृत्रिम रेशा है, पूर्ण रूप से संश्लेषित कृत्रिम रेशा है, 1931 में बनाया गया, न्यूयॉर्क और लंदन दो जगह बनाया गया था। इतना मजबूत और इलास्टिसिटी होती है कि जो हमारे मोजे हैं या जो पैरासूट है या जो चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सियां हैं, इनका निर्माण नायलॉन से किया जाता है। और नायलॉन जो बनाया गया था 1931 में, उसमें कोल, वाटर और एयर को काम में लिया गया था। आज के लिए थैंक यू, और मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास रीड की आप सब लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप सब लोगों को मेरी क्लास पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े। थैंक यू। और अभी आज की क्लास नंबर ये 1 है, अभी इसकी 4 क्लासेस चलेंगी फाइबर्स की। इस तरीके से रीड का जो भी कोई भी टॉपिक्स होगा उसके 50-60 क्वेश्चन छोटे से लेकर बड़े लेवल तक मैं आपको कराऊंगा। थ्योरी आप 8th क्लास की किताब में से या कोई सी भी किताब में से पढ़ें, ये ना सोचें कि 6th, 7th, 8th क्लास की किताबें ठीक नहीं है, बहुत अच्छी किताबें होती है, बशर्त उनकी एक एक लाइन का मतलब आपको आना चाहिए। ये बड़ी बड़ी बुक्स भी जरूरी नहीं है आप पढ़ें, कुछ नहीं है, जो राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक्स है उनको देखें। और मेरा प्रयास ये रहेगा, साइंस से रिलेटेड और मैथ्स से रिलेटेड बड़े सर कराएंगे, और साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। और मेरा मानना है 25 अप्रैल का जो पेपर है वो आप बहुत अच्छा करेंगे और आपको इन चीज़ों से बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन बस मेरा इतना सही आप लोगों से कहना है कि अगर आपको वास्तव में लगता है कि सर मेहनत कर रहे हो और हमारे जो वास्तव में सर चाहते हैं कि रीड का जो मटेरियल है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके व्यूज़ हैं वो मुझे दें, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़े। थैंक यू।